बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। तूफान था कि रुक ही नहीं रहा था। 2 दिन हो चुके थे, लेकिन मुसलसल तूफान आए जा रहा था। बारिशों में भी हर गुजरते लम्हे के साथ तेजी आ रही थी। मौसम बहुत खराब हो चुका था। दोपहर के वक्त भी रात का समा रहता था, कुछ दिखाई नहीं देता था। गांव के तमाम लोग अपने घरों में महदूद थे। जरूरियात जिंदगी पूरी करना बहुत मुश्किल हो चुका था। यूं लग रहा था जैसे जिंदगी रुक सी गई है। ऐसे में मैं अपनी झोंपड़ी में बैठी सर्दी से कांप रही थी। तेज तूफान की वजह से मेरी झोंपड़ी का बुरा हाल हो चुका था। बारिश पूरे सामान को भिगो रही थी। मैं भी बारिश से भीगी एक कोने में थर थर कांप रही थी। गांव का कोई शख्स मेरी मदद को आगे नहीं आ रहा था। वो सब अपने ईंटों के पक्के मकानों में बैठे चुपचाप बाहर आते तूफान को देख रहे थे। सब जानते थे कि मैं एक झोंपड़ी में रहती हूँ और ऐसे हालात में मुझे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद मेरे हमसायों में से किसी एक ने भी मेरी मदद करने की कोशिश नहीं की। रात के 11 बज रहे थे और कुत्ते बहुत ही तेजी से भौंक रहे थे। उनकी आवाजें बार बार मुझे सन्नाटे में खौफ का एहसास दिला रही थी। डर लग रहा था कि कहीं जंगली कुत्ते दौड़ते हुए और कुर्राते हुए आकर मेरी झोंपड़ी में ना घुस जाएं और मुझे चीर फाड़ न खाएं। रात के वक्त तो गीदड़ भी निकल आते थे। हर तरह का जंगली जानवर पास के जंगल में मौजूद था। कोई भी मुझ पर हमला कर सकता था, मगर आजकल इंसानों के दिलों में शायद रहम नाम की कोई चीज नहीं बची थी। बस हर इंसान को अपना आप महफूज रखने की पड़ी रहती थी। अगर चाहते तो मेरे हमसाए आकर मुझे अपने घर में रख सकते थे, लेकिन किसी एक ने भी आकर एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। यहाँ तक कि जब तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया और मैं मजबूर होकर अपनी खुददारी को एक साइड पर रखकर खुद चलकर उनके दरवाजे पर गई और कहा कि मुझे पनाह दे दे। मेरी झोंपड़ी भीग चुकी है, रहने के लिए कोई जगह नहीं। मैं पूरी भीग चुकी हूँ, सर्दी से कहीं मर न जाऊं। 2-3 दिन के लिए मुझे रख लें, आपके लिए मुसीबत नहीं बनूंगी। लेकिन उन लोगों ने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि हमारे घर में जगह नहीं है, तुम झोंपड़ी की रहने वाली हो, तुम्हें हम अपने घर में आखिर क्यों रखें। उनकी ये बेहिस्सी देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं रोते रोते दोबारा अपनी पानी से भरी झोंपड़ी में आकर बैठ गई। मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे मैं गर्माइश हासिल कर पाती, और तूफान पहले से भी ज्यादा तेज होता जा रहा था। फिर हवा इतनी तेजी से चली कि मेरी झोंपड़ी उड़ा कर ले गई। मेरे पास तो अब सर ढकने को छत भी मुयस्सर नहीं थी। खुले आसमान तले मैं बेबस और तन्हा बैठी थी। आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से दुआ मांग रही थी कि कोई आए और मेरी मदद कर दे। मैं दुआ कर रही थी कि ए अल्लाह, इन बेहिस गांव वालों के दिलों में मेरे लिए थोड़ा सा रहम डाल दे, ताकि कोई भी आकर मुझे अपने घर में पनाह दे दे। लेकिन वहां पर कोई ऐसा नहीं था जो मुझे अपने घर में रखने को तैयार हो। वहीं बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि मिज़ार के करीब एक छोटा सा मकान बना है। वो मकान काफी पुराना था और वहां कोई नहीं रहता था। मैं रात के अंधेरे में तूफान की शिद्दत का सामना करती एहतियात से कदम रखती उस मकान की तरफ बढ़ने लग गई। मेरे हाथ में एक लालटेन थी जो किसी भी वक्त बुझ सकती थी, क्योंकि उसमें मौजूद तेल बिल्कुल खत्म होने वाला था। मेरे पास कोई लकड़ियां भी नहीं थी जिन्हें मैं जला सकूं, क्योंकि सारी लकड़ियां गीली हो चुकी थी। मुझे किसी भी तरह जल्द से जल्द उस मकाम तक पहुंचना था। एक बार मैं उस मकान में पहुंच जाती तो आगे का सोच सकती थी। वैसे भी सारी जिंदगी अकेले रहती आई थी। हर मुश्किल से मैं अकेले ही नबरदाज़मा होती थी, तो इस मुश्किल से भी जरूर बाहर निकल आऊंगी। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद थी। मैं तेजी से मिज़ार की तरफ बढ़ती जा रही थी। तभी रास्ते में जोरदार हवा का झोंका आया और मेरे हाथ में मौजूद लालटेन दूर जा गिरी। अब रोशनी का आखिरी जरिया भी खत्म हो गया था। मुझे खुद ही नाप तोलकर कदम आगे बढ़ाकर जाना था। उस रास्ते में सांप और दीगर जहरीले जानवर भी मौजूद थे।
कोई भी मुझे काट सकता था, मगर अगर यहाँ ठहरी रहती तो यहाँ भी मेरी जिंदगी खतरे में थी। मैं तेज कदमों से भागते भागते उस मिज़ार के करीब पहुंची गई। मिज़ार की आधी सीढ़ियां बारिश के पानी से भरी हुई थी। मैंने उस मकान की तरफ निगाह की तो आज भी वो वैसे ही पुरसकून और खाली था। मैं चुपचाप उस मकान की तरफ बढ़ गई और उसका दरवाजा आधा खुला पड़ा था। मुझे एक पल को लगा शायद अंदर कोई मौजूद हो, लेकिन किसी की आहट तो सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने डरते डरते उस अंधेरे मकान में कदम रखा और दरवाजा बंद करके मुड़ गई। जैसे ही मुड़ी तो देखा उस छोटे से मकान में जगह जगह लालटेनें रखी हुई थी। न जाने रोशनी का इंतजाम यहाँ किसने किया था। मकान के अंदर दाखिल होते ही मुझे गरमाइश का एहसास हुआ तो चंद पल को सुकून मिला। इतनी देर बाद मैंने गरमाइश महसूस की थी। दरवाजा मैंने अंदर से अच्छे से बंद कर लिया था ताकि कोई भी जंगली जानवर यहाँ का रुख ना कर पाए। चंद पल तो मुझे सुकून मिला, लेकिन फिर मैंने मकान का जायजा लेना शुरू कर दिया। इस खाली मकान में अकेले रहना बिल्कुल ठीक नहीं था, वो भी रात की इस पहर। इस बात का अंदाजा मुझे अच्छे से था। लोग इस मकान के बारे में अजीब अजीब बातें किया करते थे। उनका कहना था कि यहाँ भूत प्रेतों का बसेरा है। जो भी इस घर में रहता है यहाँ के भूत उससे भगा देते हैं। मैं लोगों की इन बातों पर कभी भी यकीन नहीं करती थी, लेकिन अब इस मकान में रात के इस पहर मुझे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। यूं लग रहा था कि सारी दीवारें मुझ पर जोर जोर से हंस रही हैं, या कोई किसी कोने खुदरे से मुझे देख रहा है। ये सोच आते ही मैं दुबक कर दीवार के साथ लगकर बैठ गई। तन्हा रात, खाली मकान और आसपास किसी के होने का एहसास किसी भी इंसान को खौफजदा करने के लिए काफी होता है। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। अभी बैठी मैं सोच ही रही थी कि मैंने यहाँ आकर कहीं गलती तो नहीं करती। तभी मुझे सामने वाली दीवार पर किसी की परछाई नजर आई। मेरे हलक से एक फलक शगाफ चीख निकली और मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ एक नौजवान खड़ा था। ये देखकर मेरी सांस में सांस वापस आई, वरना मुझे तो लग रहा था कि लोगों की बातें बिल्कुल ठीक है, यहाँ कोई भूत प्रेत रहता है। लेकिन ये साया तो एक इंसान का था। मगर वो आदमी यहाँ क्या कर रहा था? हो सकता है यहाँ रहता हो या फिर पनाह लेने के लिए आया हो। मैं सर झटक कर अपने आप में सिमट गई। उसने मुझसे कहा कि परेशान मत हो, तुम यहाँ पर बैठ सकती हो। दरअसल मैं मुसाफिर हूँ और यहाँ से गुजर रहा था। तूफान की शिद्दत का सामना ना कर पाया और ये मकान नजर आया तो इस मकान के अंदर आकर पनाह ले ली। ये लालटेन मैंने ही जलाई है ताकि रोशनी और गरमाइश दोनों का इंतजाम हो सके। मैं अंदर कमरे में गया हुआ था ताकि कोई बिस्तर वगैरह ढूंढ सकूं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी मौजूद नहीं है। लगता है सालों से यहाँ कोई नहीं आया। उस नौजवान की बात सुनकर मैंने उससे बताया कि मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ और ये मकान हमेशा खाली रहता है। आज पनाह लेने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं भी तूफान की शिद्दत से बचने के लिए यहाँ पर आई हूँ। नौजवान ने हैरत से मुझे देखा और कहने लगा, अगर तुम इसी गांव की रहने वाली हो तो तुम पनाह लेने के लिए इस मकान में क्यों आई हो? अपने घर पर क्यों नहीं गई? उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर उदासी छा गई। जैसे उसने गौर से मुझे देखा और कहने लगा, यकीनन इसके पीछे तुम्हारी एक दुख भरी कहानी है। बाहर तूफान आया हुआ है, अंदर इस मकान में हमने पनाह ली हुई है। रात काफी लंबी है, चलो ऐसा करो तो मुझे अपनी कहानी सुनाओ। वैसे भी मुझे कहानियां सुनना बहुत पसंद है, ये काफी दिलचस्प काम होता है। सुबह होने तक मैं तुम्हारी कहानी सुनता हूँ। इस वीराने में वैसे भी नींद आने का इम्कान नहीं है। उम्मीद है कि सुबह तक तूफान थम जाएगा और हम इस मकान से जिंदा सलामत बाहर निकल सकेंगे। मुझे तो यहाँ के जंगली जानवरों से बेहद डर लगता है। जब मैं यहाँ आ रहा था तो रास्ते में एक खूनख्वार किस्म का कुत्ता देखा था। बड़ी मुश्किल से उसे जान बचाकर यहाँ पर आया हूँ। तुम्हें डर नहीं लगता क्या इन जंगली जानवरों से? वो दीवार से सर टिकाए मगन से अंदाज में मुझसे पूछ रहा था। नहीं, मुझे क्यों डर लगेगा? मैं तो यहीं पैदा हुई हूँ और यहीं पली बड़ी हूँ। हाँ, कभी कभी डर लगता है क्योंकि अकेली रहती हूँ। जैसे इस घर में दाखिल हुई थी उस वक्त मुझे चंद पल के लिए डर लगने लगा था। वैसे आप मेरी कहानी क्यों सुनना चाहते हैं? मेरे सवाल पर उसने मुझसे कहा
कि बस वैसे ही तुम्हारे बारे में जान भी लूंगा और वक्त भी गुजर जाएगा। वैसे भी मैं मुसाफिर हूँ और सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा। क्या पता दोबारा कभी हमारी मुलाकात हो या ना हो, लेकिन ये मुलाकात हमें सारी जिंदगी याद रहेगी। बस इस रात को यादगार बनाने के लिए मैं तुमसे तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ। वो बड़ी दिलचस्प बातें कर रहा था। कुछ लम्हों के लिए तो मैं अपना अकेलापन और गांव वालों की बेहिसी भूल चुकी थी और उसकी बातों के सहर में खो गई। मैंने उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू की और कहा कि मेरी कहानी बहुत दुख भरी है, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हें सुना देती हूँ। मैंने एक लालटेन की तरफ निगाह की और उसकी मध्यम लो को देखते हुए अपनी कहानी सुनाना शुरू की। मेरा नाम कुलसुम है। मैं इसी गांव में पैदा हुई थी। बहुत छोटी थी तो अपने माँ बाप को खो दिया था। होश संभाला तो अपने आसपास सिर्फ अपनी दादी माँ को देखा। दादी माँ ने मेरी तरबियत की और मेरा ध्यान रखा। वो काफी बूढ़ी थी और अक्सर बीमार रहती थी, लेकिन अपने बुढ़ापे के बावजूद वो मुझे संभाल रही थी। अपनी तमाम मुश्किलात के बावजूद उन्होंने मुझे गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। आसपास के लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मैं एक झोंपड़ी में ही पैदा हुई थी। दादी अम्मा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक पक्का मकान बना लेती, इसलिए झोंपड़ी बनाकर उसी में रह रही थी। जब मैं स्कूल जाती तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाते और कहते कि तू तो झोंपड़ी में रहने वाली है, तेरा स्कूल में क्या काम है? अपनी दादी की तरह लोगों की खिदमत ही करेगी, वही काम कर क्यों वक्त जाया कर रही है? तुझ जैसे लोगों के लिए स्कूल नहीं बने। स्कूल में बच्चे मेरा खूब मजाक उड़ाते कि मैं बेहद गरीब हूँ, रहने के लिए घर भी नहीं है। सबकी नफरत सहते सहते मैं थक सी गई थी। दादी अम्मा से पूछती कि सब लोग हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, तो दादी माँ ने मुझे बताया कि हम गरीब हैं, हमारा कसूर सिर्फ इतना सा है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात तो असल में बेहिस होना है, जो गांव के सारे लोग हैं। सालों से ये हमसे नफरत करते हैं। उनकी कोशिश है कि हम इस गांव से निकल जाएं, इसलिए हर तरह से हमें तंग करते हैं और सताते हैं। लेकिन बेटी, कभी सब्र का दामन हाथ से मत छोड़ना। मेरी दादी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं उनकी सारी दुनिया थी और मेरे लिए माँ बाप बहन भाई सब कुछ मेरी दादी माँ थी। वो रोज बरोज बीमार पड़ती जा रही थी। उनकी बीमारी मुझे परेशान कर रही थी। मैंने सिर्फ 5वीं जमात तक ही पढ़ा था। दादी माँ की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनको अकेले घर पर छोड़कर स्कूल जाने को मेरा दिल नहीं माना। इसलिए मैंने जिद करके कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, बल्कि आपके पास रहूंगी। लोगों के खेतों में काम करके ही दादी माँ पैसे कमाती थी। दादी माँ की जगह मैंने खेतों में जाना शुरू कर दिया। मैं अभी बच्ची थी, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत से ज्यादा काम करती थी और लोग मेरी मजबूरी का बेहद फायदा उठाते। मुझसे बहुत ज्यादा काम लेते और पैसे बहुत कम देते। दादी माँ का इलाज करवाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं था। उन्हें हर वक्त सीने में दर्द रहता था। जब भी उन्हें ज्यादा दर्द होता तो वो मुझसे कहती, तेल गरम करके मालिश कर दो, और मैं तेल गरम करके मालिश कर देती। मैं जानती थी कि वो इस तरह से ठीक नहीं होंगी। शदीद ख्वाहिश के बावजूद मैं उन्हें डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा सकी। गांव में एक डिस्पेंसरी बनी हुई थी। एक दिन दादी माँ की हालत बहुत खराब हो गई। वो सांस नहीं ले पा रही थी। मैं भागकर डिस्पेंसरी में गई और वहाँ की डॉक्टरनी से कहा, मेरी दादी माँ बहुत बीमार है, आप जल्दी से आकर उन्हें चेक कर ले। गांव के लोग वहाँ पर मौजूद थे। कहने लगे, नहीं, तुम हो कौन से डॉक्टरनी चेक करे, हम यहाँ कब से बैठे हैं। अच्छी बात है, तुम्हारी दादी माँ टपक जाए, तुम भी उसके साथ इस दुनिया से चली जाओ, बोझ हो तुम हम लोगों पर। लेकिन डॉक्टरनी नेक दिल थी और उसने लोगों को खामोश रहने को कहा और कहा कि मरीज को देखना मेरा फर्ज है, आप लोग यहीं पर रुके, मैं कुछ देर में आती हूँ। कैसे बेहिस लोग हैं आप। ये कहकर वो मेरे साथ मेरी झोंपड़ी में आई और मेरी दादी माँ को चेक किया। मुझसे कहने लगी, बेटी, ये बात मैं तुमसे कहना तो नहीं चाहती, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई है नहीं, इसलिए तुम्हें बहुत हौसला रखकर मेरी बात सुननी होगी। तुम्हारी दादी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उनके बचने के कोई इम्कान नहीं है। मैं तुम्हें सब सच सच बता रही हूँ। हम कुछ दिन दवाइयों के सहारे उन्हें जिंदा तो रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिन ये जी नहीं पाएंगी। बेशक हम उन्हें शहर के अस्पताल ले जाएं, तब भी कोई इम्कान नहीं है। उनका मर्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बर वक्त इलाज ना करवाने की वजह से ऐसा हुआ था। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती
मैं इन्हें डिस्पेंसरी में ही रखूंगी और इनकी देखभाल खुद करूंगी। मैं जानती हूँ गांव के लोग तुम लोगों को पसंद नहीं करते और वो तुम्हें यहाँ से निकाल सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि मैं इन्हें डिस्पेंसरी में रखूं। तुम अकेले रह लोगी ना? डिस्पेंसरी में ज्यादा जगह नहीं है। दिन के वक्त बेशक तुम झोपड़ी में रहना, रात तुम डिस्पेंसरी में ठहर जाना। डॉक्टरनी की बात मैंने मान ली और वो दादी माँ को अपने साथ लेकर डिस्पेंसरी चली गई। गांव के लोगों ने जब उसे देखा तो कहने लगे, तुम इस बुढ़िया के लिए हमें नजरअंदाज कर रही हो, हम तुम्हारी शिकायत सरकार से करेंगे। लेकिन उस डॉक्टरनी ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और कहा कि अगर तुम लोगों ने अब मेरे काम में रुकावट डालने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर काम करना छोड़ दूंगी। तुम जानते हो यहाँ पर कोई भी डॉक्टर आकर काम करना पसंद नहीं करता। इसकी ये धमकी काफी थी, क्योंकि ये सच था कि इससे दूर दराज गाँव में कोई भी डॉक्टर आना पसंद नहीं करता था। वो अच्छी डॉक्टर थी, इसलिए यहाँ आकर लोगों की खिदमत कर रही थी। अगर वो चली जाती तो गांव के लोगों का इलाज कौन करता? इसलिए ना चाहते हुए भी गांव के लोग खामोश हो गए, लेकिन हर वक्त मुझे बातें सुनाती। मैं जब भी खेतों में काम के लिए जाती तो औरतें मुझसे कहती कि कैसी बोझ बनी हुई है ये, इसकी दादी तो ऊपर पहुंचने वाली है, लेकिन फिर भी इसे चैन नहीं है। वहां जाकर डिस्पेंसरी में दादी को रखवा दिया है, किसी के बैठने की जगह नहीं बची। वो तो ऐसे कह रही थी जैसे दादी ने सारी डिस्पेंसरी पर कब्जा कर लिया हो। उनकी इतनी छोटी सोच पर मुझे बेहद अफसोस हुआ। मैं रोजाना अपनी दादी जान के लिए दुआएं किया करती थी कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। डॉक्टरनी ने कहा था कि कोई इम्कान नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद के सहारे अल्लाह से दुआएं मांगा करती और रोजाना उस डॉक्टरनी का शुक्रिया अदा करती कि इस कठिन मौके पर वो मेरी मदद कर रही थी। 2-3 दिन दादी अम्मा दवाइयों के सहारे ही जिंदा रही, लेकिन फिर एक दिन डॉक्टरनी ने मुझे फौरन से डिस्पेंसरी बुलाया। मैं वहां पहुंची तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारी दादी माँ अब नहीं रही है। ये सुनकर तो मैं रोने लग गई। उसने बड़ी मुश्किल से मुझे संभाला। गांव में कोई भी मेरी दादी माँ के कफन दफन का इंतजाम करने को तैयार नहीं था, इसलिए डॉक्टरनी ने अपने साथ मौजूद कुछ नर्स वगैरह के साथ मिलकर ही कफन दफन का इंतजाम किया और यूं दादी माँ को दफनाया गया। मैं अपनी दादी के लिए हद से ज्यादा रो रही थी। वो डॉक्टरनी मुझे समझा रही थी कि अल्लाह की मर्जी थी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जब तक यहाँ पर हूँ तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैं चुपचाप अपनी झोंपड़ी में आकर बैठ गई। यूं लगता था मैं पूरी दुनिया में तन्हा हो गई हूँ, और यही सच था। मैं तो वाकई में पूरी दुनिया में तन्हा हो गई थी। वहाँ मौजूद हर चीज से उनकी याद आ रही थी। उनके कपड़े, जूते, बर्तन, हर चीज मुझे उनकी याद दिला रही थी। वो मेरा कितना ख्याल रखती थी। इस बुढ़ापे में भी जब वो ठीक से चल नहीं पाती थी, मेरे लिए जाकर खेतों में मशक्कत करती थी, और मैं उन्हें डॉक्टर के पास वक्त पर भी नहीं लेकर जा पाई। काश मैं पहले जाकर उन्हें चेक करवा देती। हर वक्त मुझे पछतावे खाते रहते थे। दुआ करती थी कि दादी माँ वापस आ जाएं, लेकिन ऐसा होना तो मुमकिन नहीं था। वो डॉक्टरनी रोजाना मेरे पास आती और मेरा दिल बहलाने की कोशिश करती, मगर मैं तो जैसे अंदर से खत्म होकर रह गई थी। बस चुपचाप खेतों में जाती, काम करती और वापस आ जाती। लोग क्या कहते हैं, मुझे क्या समझते हैं, इस बात से मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया था। दादी माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। एक दिन वो डॉक्टरनी मेरे पास आई और कहने लगी, कुलसुम, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरा ट्रांसफर हो गया है। मैं चाहकर भी इस ट्रांसफर को रोक नहीं सकती हूँ। मैं जानती हूँ गांव वालों से तुम्हारी बिल्कुल नहीं बनती है, ना वो तुम्हारे साथ बात करना पसंद करते हैं। ये भी पता है कि वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। मैंने कुछ पैसे रखे हैं, ये पैसे तुम अपने साथ रख लो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी तब इस्तेमाल कर लेना। उसकी हमदर्दी पर मेरी आंखें भर आईं। अब तक वो मेरे साथ थी, अब वो भी चली गई थी। मैं तो बिल्कुल तन्हा हो जाऊंगी। दादी माँ की वफात के बाद आज मैं दोबारा रोई थी। डॉक्टरनी चली गई और फिर कभी लौट कर नहीं आई। उसके जाते ही गांव वालों को खुली छूट मिल गई, क्योंकि सिर्फ एक वही थी जो मेरी हिमायत करती थी। अब वो भी नहीं रही थी। सब ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन मैं खेतों में काम कर रही थी, पसीने से मेरा बुरा हाल था। तभी गांव का सबसे आवारा लड़का जफर मेरे पास आया और मुझसे इधर उधर की बातें करने की कोशिश करने लगा। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि जैसे वो गलत निगाह से मुझे देख रहा है। अपना दुपट्टा ठीक करके मैं काम पर लग गई। उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, कुछ नजर मुझ पर भी तो डालो ना,
इतनी हसीन हो, इतना हुस्न लेकर कहाँ जाओगी? चलो आओ, तुम्हारे हुस्न को खराजे तहसीन पेश करते हैं। उसकी बात सुनकर मैं काम कर रह गई थी। यहाँ कोई नहीं था जो मेरी इज्जत की हिफाजत करता। मुझे सब कुछ खुद ही करना था। मैंने रख कर उसे थप्पड़ मार दिया। ये सब बेइख्तियारी में हुआ था। उसका अंजाम क्या होगा मैं नहीं जानती थी। जब मैंने उसे थप्पड़ मारा तो उससे मजीद गुस्सा आ गया और वो मुझे घसीटते हुए खेतों के बीच में ले गया और मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। मैंने शोर मचाया तो लोग शोर सुनकर वहां आ गए और वो फौरन से भाग गया। हालांकि लोगों ने उसे देखा था, फिर भी मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैं खेतों में ऐसी गलत हरकतें करती हूँ। उस दिन के बाद से उन्होंने मेरा खेत में आना बंद कर दिया और मुझे बदकिरदार मशहूर कर दिया। गांव में कोई मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करता था। मुझे देखकर सब मुंह फेर लेते और कहते कि तुम एक बदकिरदार लड़की हो जो जानबूझकर लड़कों को अपने जाल में फंसाती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर यही सब करना है तो जाओ एक तवाइफ बन जाओ। मेरा दिल किया कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। इतने घटिया अल्फाज मेरे लिए वो सब बोल रहे थे। हालांकि सबको पता था कि वो कितना आवारा लड़का है, लेकिन गांव वाले तो मुझे ही इल्जाम दे रहे थे, जैसे वो सब करने के लिए मैंने उसे मजबूर किया हो। कोई अपनी बेटियों को मुझसे बात नहीं करने देता था। सब कहते थे कि ये खुद भी बिगड़ी हुई है, तुम्हें भी बिगाड़ देगी। मेरी कोई भी सहेली नहीं थी जिससे मैं अपने दिल की बातें कहती। लड़कियां मुझसे दोस्ती करने से कतराती थीं। एक दिन गांव में शादी हुई तो कुछ लड़के मेरी झोंपड़ी के बाहर आए और मुझे कहने लगे, चल आ जा, तुझे सेठ ने बुलाया है। मैंने उनसे पूछा, मुझे सेठ क्यों बुला रहा है? मैं कहीं नहीं आऊंगी, तुम लोग कौन हो, जाओ यहाँ से। लेकिन वो जबरदस्ती उठाकर मुझे अपने सेठ के घर ले गई। वो हमारे गांव का जमींदार था और सब उसे सेठ कहकर पुकारते थे। गांव के लोगों ने कहा कि आज सेठ के बेटे की शादी है और इस शादी में तू नाच गाना करेगी। वैसे भी तेरी हरकतें ऐसी ही हैं, तो सोचा कि तुझे नाचने वाली बना देते हैं। शौक से नाच, यूं कुछ पैसे भी कमा लेगी। वैसे भी खेतों में गलत हरकतें करती है। तो उनकी बातें सुनकर मैंने कानों पर हाथ रख लिए और कहा कि मुझे माफ कर दे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हरगिज़ भी ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? लेकिन उन सब ने जबरदस्ती मुझे नाचने पर मजबूर कर दिया। मैं नाच रही थी और मेरी आंखों से आंसू बरस रहे थे। ऐसी बेबसी कभी महसूस नहीं की थी मैंने। उसके बाद से सब ने जबरदस्ती मुझे शादियों में नचाना शुरू कर दिया। वो सब मेरे ऊपर पैसे फेंकते थे और कहते कि ये ले, तेरी यही औकात है। कुछ दिन पहले गांव का मौसम कुछ खराब हो गया। सब कह रहे थे कि तेज बारिशें होंगी। ऐसे में मुझे फिक्र लग गई कि मेरी झोंपड़ी तो पानी से भीग जाएगी, फिर मैं कहाँ रहूंगी। लोगों के आगे आकर हाथ फैलाती तो कोई मेरी मदद नहीं करता। ये बात तो मैं जानती थी। जिस दिन तूफान आया मैं डर कर अपनी झोंपड़ी में दबक गई, लेकिन ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाई। गांव वालों से मदद मांगी लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। बारिश मुसलसल होती जा रही थी और रहने का कोई ठिकाना नहीं रहा। बहुत मजबूर होकर आज मैं इस मकान पर आई हूँ, क्योंकि मेरी झोंपड़ी उड़ चुकी है। परेशान हाल बैठी थी कि तभी इस मकान का ख्याल आया। डर भी लग रहा था कि इस मकान के बारे में लोग बहुत सी बातें कहती हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत रहती हैं, मगर मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा लेती है। मैं भी मजबूरी में यहाँ पर आ गई। लालटेन की लो बिल्कुल ही मद्धम पड़ गई थी। वो बहुत ही इश्तियाक से मेरे करीब बैठा मेरी कहानी सुन रहा था। जैसे ही मैं खामोश हुई, कुछ पल के लिए वो कुछ नहीं बोला। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा तो वो सर झटक कर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, तुम्हारी कहानी सुनने में इतना मगन था कि भूल ही गया कि हम कहाँ बैठे हैं। यूं लग रहा था जैसे मैं खुद इन सब चीजों से गुजर रहा हूँ। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी आप बीती सुनकर। लोग बहुत जालिम होते जा रहे हैं। हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और अगर कोई इंसान किसी दूसरे के बारे में सोचता है तो अगला इंसान उसका एहसान मानने के बजाय उसके साथ बहुत ही गलत करता है। इंसानों में इंसानियत बिल्कुल ही खत्म हो गई है। ये कहते हुए उसका लहजा बिल्कुल पत्थर हो गया। एक पल को यूं लगा जैसे वो खुद इंसान नहीं है, लेकिन खैर वो इंसान ही था। मेरे सामने बिल्कुल इंसान के रूप में ही बैठा था। बाहर सुबह की रोशनी फैल रही थी। वक्त कब गुजरा पता ही नहीं चला। बाहर बारिश अब थम चुकी थी। आसमान भी साफ था। अब मैं वापस जाकर अपनी झोंपड़ी लगाकर रह सकती थी।
मैं मकान से बाहर देखते हुए यही सब सोच रही थी। तभी मुझे उस नौजवान का ख्याल आया। मैंने मुड़कर अपने पहलू में देखा तो वहां कोई भी नहीं था। शायद वो अंदर चला गया हो। अंदर ही एक कमरा बना हुआ था। मैं फौरन से उस कमरे में गई, लेकिन वहां भी कोई मौजूद नहीं था। पूरे मकान को मैंने छान लिया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो नौजवान आखिर गया तो गया कहाँ? इस मकान से बाहर निकलने का वाहिद रास्ता एक दरवाजा था, और दरवाजा तो मेरे सामने ही था। मैंने तो उससे निकलते नहीं देखा। एक पल के लिए अंदर वो कहाँ गायब हो गया। मैं उस कमरे में खड़ी यही सोच रही थी। तभी दीवार पर मुझे दोबारा से एक परछाई नजर आई। मैंने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन वो परछाई बड़ी होते होते एकदम से पूरे मकान पर छा गई और फिर फौरन से गायब हो गई। मुझे जोर का चक्कर आया और मैं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। कुछ पल के लिए मेरे ऊपर बहुत गहरी नींद छा गई। जब मैं नींद से उठी तो देखा मैं इसी मकान में मौजूद थी। मेरे आसपास मौजूद सारी लालटेनें बुझ चुकी थीं, सिवाय एक लालटेन के। मैं उस लालटेन को बुझाने उसके करीब गई तो मुझे महसूस हुआ कि ये लालटेन नहीं है, बल्कि कुछ अजीब सी चीज है। मैंने उसे हाथ में उठाकर देखा तो वो कोई चिराग था, और उसकी रोशनी लालटेन की रोशनी नहीं थी, ना ही वो आग थी। वो अजीब सा चिराग था और उसके अंदर से रोशनी मुसलसल आई जा रही थी। ये देखकर मैं हैरत ज़दा रह गई। आज से पहले तो मैंने ऐसा चिराग कभी नहीं देखा था। मुझे वो काफी दिलचस्प लगा तो मैं उसे अपने हाथ में उठाकर वापस अपनी झोंपड़ी वाली जगह पर आ गई। सारी चीजें बिखर चुकी थी। मैंने सब कुछ समेटकर एक किनारे पर रखा और वापस झोंपड़ी लगाना शुरू कर दी। काफी मेहनत के बाद मैं झोंपड़ी लगाने में कामयाब हो गई। पहली बार ये काम कर रही थी। आज से पहले तो कभी नहीं लगाई थी, वरना दादी ने ही झोंपड़ी लगाई थी और ये बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। इस सब से फारिग होकर मैंने सारा सामान अंदर रखा। गांव के लोग अजीब नजरों से मुझे देख रहे थे, लेकिन मैंने किसी की कोई परवाह नहीं की और इस चिराग को मैंने अपने सामान में छुपा लिया था। नहीं चाहती थी कि गांव में कोई भी इसे देखे और गलत मतलब निकाले। बस अब मुझे उस नौजवान के बारे में जानना था कि यूं अचानक वो कहाँ गायब हो गया। उसने मुझसे कहा था कि ये मुलाकात हमें सारी उम्र याद रहेगी, और वाकई में मैं उससे कभी भूलने वाली नहीं थी। इस काम से फारिग होकर मैं गांव वालों की नजरों से बचकर एक बार फिर से उस मकान में आई। मैं मकान के करीब पहुंची तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि उसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। रात को जब मैं यहाँ पर आई थी, इस वक्त तो यहाँ कोई ताला मौजूद नहीं था। यूं लग रहा था ताला सालों से लगा है और उसे किसी ने कभी नहीं खोला। उस पर अच्छा खासा जंग भी मौजूद था। तो रात को ये दरवाजा कैसे खुला था? मैं खुद उस मकान के अंदर गई थी। पूरी रात मैंने यहाँ गुजारी और जब सुबह बाहर आई तो कोई ताला नहीं लगाया था। ये कैसे मुमकिन है? मैं खुद से सवालात पे सवालात कर रही थी, लेकिन इन तमाम सवालों का कोई जवाब मेरे पास नहीं था। भागकर मैं वापस अपनी झोंपड़ी में आई और उस चिराग को निकाला। जैसे ही मैंने वो चिराग निकाल कर रगड़ा तो उसमें से मुझे अजीब सी आवाज आने लगी कि अपनी 3 ख्वाहिशें बताओ, वो तीनों ख्वाहिशें पूरी होंगी। आवाज सुनकर मैं डर गई और मेरे हाथ से चिराग गिर गया, लेकिन मुसलसल उस चिराग से आवाज आ रही थी कि अपनी 3 ख्वाहिशें बताओ। मैंने डर के मारे उस चिराग को वापस छुपा दिया। अगले कई दिन मैं इसी उलझन में रही। गांव वालों ने मुझे परेशान करना अब भी नहीं छोड़ा था। एक दिन गांव के जमींदार के घर से एक मुलाजिम मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम्हें जमींदार ने फौरन बुलाया है, जल्दी चलो। मैं डरते डरते उसके साथ जमींदार के घर पर पहुंची और कहने लगी, साहब क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई है? वो जोर जोर से हंसते हुए बोला, अरे गलती नहीं, आज तो तुम्हें अपनी खिदमत के लिए बुलाया है। तुम्हारे हुस्न के बहुत चर्चे सुने हैं। इतनी हसीन हो, गांव वाले वैसे भी तुमसे नफरत करते हैं, लेकिन उनकी नजर कमजोर है, जो तुम्हारा हुस्न उन्हें नजर नहीं आता। आओ मेरे दिल को खुश कर दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। मैंने इस जमींदार से कहा, साहब मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ, मुझे बख्श दीजिए। उसने जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि तू खुद को समझती क्या है, अब देख मैं तुझसे कैसे तेरा ये करूर छीनता हूँ। ये कहकर वो मुझसे जबरदस्ती करने लगा और नौकरों के सामने ही उसने मुझसे जबरदस्ती की। मैं रोती पीटती रह गई, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। आसपास खड़े तमाम नौकर जोर जोर से हंस रहे थे
और तालियां बजा रहे थे, जैसे कोई सर्कस देख रहे हो। मेरी इज्जत लुट गई थी। एक ले दे के वही इज्जत तो मेरे पास बची थी, अब मेरे पास वो भी नहीं रही थी। मैं जमीन पर पड़ी सिसक रही थी। जमींदार मुझे ठोकर मारते हुए वहां से चला गया। उसके नौकरों ने मुझे उठाया और लाकर मेरी झोंपड़ी में फेंक दिया। पूरी रात मैं तड़प तड़प कर रोती रही। फिर मुझे उस चिराग का ख्याल आया। मैंने जल्दी से वो चिराग निकाला और उसमें से फिर आवाज आई, अपनी 3 ख्वाहिशें बताओ। मैं समझ गई वो एक जिन्नाती चिराग है। मैंने चुपके से अपनी पहली ख्वाहिश बता दी। वो चिराग खामोश हो गया, उसमें से कोई आवाज नहीं आई। मैं मायूस हो गई कि शायद मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। ये सब तो हकीकत में नहीं होता। मैंने उसे वापस अपने सामान में रख दिया और लेट गई। अगले कई दिन मैं झोंपड़ी से बाहर नहीं निकली। सबको लगा मैं शायद मर गई हूँ, लेकिन किसी ने भी झोंपड़ी में झांक कर मेरी खैर खैरियत नहीं पूछी। शायद अब तक तो गांव वालों को इस बारे में पता चल चुका होगा कि जमींदार ने मेरी इज्जत लूट ली है। अब तो शायद सबको मौका मिल जाए, कोई भी मुंह उठाकर आ जाएगा और मेरी इज्जत लूट लेगा। मैं कैसे रहूंगी? क्या मुझे इस गांव से चले जाना चाहिए? मगर मैं गांव से निकलकर कहाँ जाऊंगी? कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से गांव में शोर मचना शुरू हो गया। शोर सुनकर मैं भी बाहर आई तो देखा सारा गांव जमींदार के घर के बाहर जमा हुआ था। इतनी भीड़ देखकर मैं परेशान हो गई और भागते भागते लोगों की भीड़ को चीरते हुए जमींदार के घर के सामने जाकर खड़ी हो गई। सामने का मंजर देखकर मेरी भी चीखें निकल गई। इतना भयानक मंजर तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। मेरे एहन सामने जमींदार की कटी पटी लाश पड़ी हुई थी। जगह जगह से उसकी लाश को काटा गया था। यूं लगता था बहुत ही असियत देकर मारा गया है। सिर्फ जमींदार ही नहीं, बल्कि वो तमाम नौकर जो उस दिन मेरी इज्जत लूटने का जश्न मना रहे थे, वो सब इसी हालत में वहां मुर्दा पड़े थे। गांव वालों पर कयामत टूट पड़ी थी। मैं चुपचाप वहां से निकल आई। किसी ने भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया था। दिल ही दिल में मैं खुश हो रही थी कि उस जमींदार और उसके नौकरों का ऐसा इंजाम हुआ है। अपनी झोंपड़ी में दाखिल होकर मैंने फौरन से वो चिराग निकाला। मैं समझ गई कि मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी गई है। जैसे ही मैंने वो चिराग बाहर निकाला तो उसने दोबारा मुझसे सवाल किया, अपनी दूसरी ख्वाहिश बताओ। मेरी दूसरी ख्वाहिश क्या थी? मैं सोचने बैठ गई। काफी देर सोचते सोचते गुजर गई। फिर मुझे अचानक ख्याल आया और मैंने चुपके से अपनी दूसरी ख्वाहिश उस चिराग को बता दी। अब मैं इंतजार करने लगी कि कब मेरी वो ख्वाहिश पूरी होती है, लेकिन 2 दिन गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तीसरे दिन एक बहुत ही अमीर आदमी मेरी झोंपड़ी के बाहर आया। वो बहुत महंगे कपड़े पहने हुए था और महंगी गाड़ियां उसके पीछे खड़ी थी। ये सब देखकर मैं हैरान रह गई। वो आदमी अपनी गाड़ी से उतरा और मेरे करीब आकर कहने लगा, कुलसुम तुम्हारा ही नाम है ना? मैंने कहा, जी मैं ही कुलसुम हूँ। वो चुपचाप मेरे साथ अंदर मेरी झोंपड़ी में आकर बैठ गया और कहने लगा, मुझे गलत मत समझना, मैं किसी गलत इरादे से नहीं आया, बल्कि मैं एक बहुत ही नेक इरादे से यहाँ पर आया हूँ। दरअसल मुझे अपनी दादी माँ से बेहद प्यार था। उन्होंने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया था। मेरे वालिदैन हमेशा अपने बिजनेस और बाकी कामों में मसरूफ रहते थे। मैं शुरू से दादी के करीब था। पिछले दिनों उनकी वफात हो गई है। कुछ दिन से मुसलसल वो मेरे ख्वाब में आ रही हैं और मुझसे कह रही हैं, उस लड़की से शादी करो। तुम्हारी झोंपड़ी, तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा नाम, यहाँ तक कि तुम्हारा गांव भी, सब कुछ वो मुझे रोजाना बताती हैं। उनकी शदीद ख्वाहिश है कि मैं तुमसे शादी करूं। तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पर आ गया हूँ। बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। उसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। ये तो मेरी ख्वाहिश से भी ज्यादा मिल रहा था। मैंने तो बस एक पक्के मकान की ख्वाहिश की थी और यहाँ पर तो एक इंसान इज्जत और अपनायत के साथ मुझे अपनाने के लिए तैयार था। मैंने झट हाँ कर दी। गांव के लोग बाहर खड़े तमाशा देख रहे थे और सोच रहे थे कि इतने महंगे कपड़े पहने वो आदमी मेरी झोंपड़ी में बैठा कैसे है। सब लोगों की कोशिश थी कि वो उनके घर में आए और उनकी बेटी का रिश्ता मांगे, लेकिन उस आदमी ने उनमें से किसी पर भी निगाह नहीं की और चुपचाप वहां से चला गया। जाते हुए उसने मुझसे कहा था कि वो अगले हफ्ते वापस आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। उसके जाते ही गांव के लोग मेरी झोंपड़ी के इर्द गिर्द आ गए और खुशामदी लहजे में मुझसे मुखातिब होकर कहने लगे, क्या हुआ कुलसुम? वो लड़का कौन था और तुमसे मिलने क्यों आया था? औरतें कुरेद कुरेद कर मुझसे सवाल पूछ रही थी।
लेकिन उनमें से मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं जानती थी कि वो चापलूसी कर रही थी, वरना उनकी नजरों में मेरी कोई अहमियत नहीं थी। वो मायूस होकर वहां से चली गई। मैंने फिर से चिराग निकाला और उसका शुक्रिया अदा किया। दोबारा उसमें से आवाज आई, अपनी तीसरी ख्वाहिश बताओ। उसकी ये बात सुनकर मैं अफसुर्दा हो गई और इसी अफसुर्दगी में मैंने वो चिराग वापस उसी जगह पर रख दिया, इस सोच के साथ कि अब मैं कभी इस चिराग को नहीं निकालूंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी तीसरी ख्वाहिश को वो हरगिज पूरा नहीं कर सकता। कुछ दिन बाद अपने वादे के मुताबिक वो आदमी वापस आया और मुझे अपने साथ लिए शहर आ गया। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार शहर देख रही थी। ऊंची बड़ी इमारतें, भागती दौड़ती गाड़ियां, ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया था और बहुत ही दिलचस्प भी। उस लड़के को महसूस हुआ कि मैं सबसे बहुत खुश हो रही हूँ। उसने मुझे शहर की हर जगह घुमाई और दिखाई, बहुत सी चीजें भी खरीद कर दी, ऐसी चीजें जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी और ना ही कभी उनके बारे में कभी सोचा था। वो मुझे अपने साथ लिए एक बहुत बड़े बंगले पर आया और कहने लगा, ये मेरा घर है, यहीं पर मैं रहता हूँ, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, वो दोनों भी यहीं रहते हैं, आओ मैं तुम्हें अपने वालिदैन से मिलवाता हूँ। मैं हैरान हुई कि उस इतने बड़े घर में सिर्फ वो 3 लोग रहते हैं, और जब यही सवाल मैंने उससे किया तो वो हंस पड़ा और कहने लगा, हाँ हम 3 लोग ही रहते हैं, बाकी सब मुलाजिम वगैरह हैं। वो मुझे अपने साथ लेकर अंदर आ गया। मैं अपनी उसी झोंपड़ी वाले कपड़ों में थी और एक बार फिर उसने मुझसे ये नहीं कहा कि तुम कपड़े बदल लो, वरना लोग क्या कहेंगे। वो कब से मुझे ऐसे ही कपड़ों में लेकर घूम रहा था। बार बार मुझे लग रहा था कि वो इतना नफीस इंसान है और मैं उसके साथ ऐसे हुलिये में घूम रही हूँ, लोग क्या सोचेंगे। बहरहाल वो मुझे लिए अंदर चला आया। सामने ही बहुत खूबसूरत कपड़ों में एक औरत बैठी थी, उसके साथ ही एक मर्द मौजूद था। उसने मुझे बताया कि ये दोनों मेरे अम्मी अब्बू हैं और अपनी अम्मी अब्बू से कहा कि ये मेरी होने वाली बीवी कुलसूम है। उसकी माँ तो ये सुनकर हैरान रह गई और कहने लगी, राफे तुमने कब इस लड़की से मंगनी की, बताया भी नहीं। उन्होंने जब इसका नाम लिया तो मैं चुपचाप उसे देखने लगी। मुझे तो अब तक इसका नाम भी नहीं पता था और मैं कितनी बेवकूफ थी, मजे से गांव से इसके साथ चली आई थी। लेकिन शुक्र था कि मेरा भरोसा गलत नहीं निकला। वो बहुत अच्छा इंसान था। उसने अपनी माँ से कहा, देखिए दादी ने मुझसे कहा कि मैं इससे शादी करूं और मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। अगर आप में से किसी को नहीं पसंद तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं शादी इसी लड़की से करूंगा। उसकी माँ कहने लगी, तुम ऐसी गंवार और जाहिल लड़की से शादी करोगे? तुम्हें तो चाहिए कि टीना जैसी लड़की से शादी करो। राफे ये सुनकर गुस्से में आ गया और कहने लगा, अब्बू आप प्लीज अम्मी से बात करें और इन्हें समझाएं, ये मेरी पसंद है और दादी की भी पसंद है, मैं इस पर कोई बहस नहीं करूंगा। और टीना जैसी लड़कियां मुझे हरगिज पसंद नहीं, वो ना तो इस काबिल हैं कि मैं उनसे कोई रिश्ता बनाऊं। उसकी माँ बहुत ही गुस्से वाली लग रही थी। मैं डर गई, लेकिन उसने मुझे कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, मेरी माँ वैसे ही गुस्सा करती है, थोड़ी देर बाद खुद ही चुप हो जाती है। देखना वो कुछ देर बाद तुम्हारे पास आएंगी और पूछेंगी तुम क्या करती हो और क्या नहीं, और इस शादी के लिए खुद ही तैयारियां करवाएंगी। और उसका कहा सच हुआ। जब मुलाजमा के हाथ उसने मुझे कमरे में भिजवाया तो थोड़ी देर बाद उसकी माँ अंदर आ गई और कहने लगी, बेटी मुझे माफ कर दो, बस मुझे अचानक ही गुस्सा आ जाता है, पता नहीं चलता, वैसे तुम ठीक ठाक ही हो, बस तुम्हारे कपड़े वगैरह तब्दील करेंगे तो बिल्कुल बदल जाओगी। तुम मेरे बेटे की पसंद हो तो मुझे तो अपनाना ही पड़ेगा। अब मैं शादी की तैयारियां करती हूँ, तुम आराम करो, अगर कुछ खाना है तो मुलाजमा को बता देना, वो तुम्हें ला देगी। ये कहकर वो वहां से चली गई। अजीब ही औरत थी, पल में तौला पल में माशा। बहरहाल मैंने मुलाजमा की मदद से अपने कपड़े वगैरह तब्दील किए। अब वाकई में मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। पहली बार मैंने खुद को आईने में गौर से देखा था। उसी वक्त मुझे याद आया कि मैं राफे के काबिल नहीं हूँ। जमींदार पहले ही मेरी इज्जत लूट चुका है। क्या ये बात राफे जानता है? मैंने हिम्मत की और रात को खाने के बाद उसे ये सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वो बोला, मैं इस सब के बारे में जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि जमींदार का क्या अंजाम हुआ था। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अपनी पिछली जिंदगी को भूल जाओ और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें हर हाल में अपनाने को तैयार हूँ। देखना
तुम दुल्हन बनकर बहुत ही खूबसूरत लगोगी। जूं जूं शादी का दिन करीब आ रहा था, मैं बेहद घबरा रही थी, लेकिन राफे ने हर मौके पर मेरा साथ दिया। शादी के दिन दुल्हन बनकर मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल ही बदल कर रह गई थी। लग ही नहीं रहा था कि वो झोंपड़ी में रहने वाली अजीब से हुलिये वाली कुलसूम हो। शादी के बाद राफे ने मुझे बहुत मोहब्बत और इज्जत से रखा। उसकी माँ का मूड कभी खराब होता और कभी अच्छा होता रहता था, इसलिए मैं ज्यादा परवाह नहीं करती थी। वो खुद ही गुस्सा करती और खुद ही बाद में खामोश हो जाती। उन्हीं दिनों राफे ने मुझसे कहा कि हम घूमने के लिए दूसरे शहर जाएंगे, तुम कभी घूमने गई हो? मैंने उससे कहा, मैं कभी अपने गांव से बाहर नहीं आई थी, पहली बार आपके साथ आई थी। राफे ने मुझसे वादा किया कि वो मुझे बहुत ही खूबसूरत इलाकों में घुमाने के लिए लेकर जाएंगे। उन्होंने इस सब की तैयारी भी कर ली। हमने सामान वगैरह पैक कर लिया। जाने से पहले मैंने राफे से कहा कि मैं कुछ वक्त गांव में गुजारना चाहती हूँ, एक दिन वहां से होकर वापस आ जाऊंगी। राफे ने मुझे इजाजत दे दी। मैं गांव के लिए निकलना चाहती थी कि दादी की कब्र से होकर आ जाऊं, और एक और बहुत अहम काम मुझे करना था। मैंने अपने सामान से चिराग निकाला और उसे साथ लिए मैं गांव आ गई। गांव के लोगों ने जब मुझे बड़ी सी गाड़ी में आते देखा तो मेरी इज्जत करने लगे, मगर उनके इस अमल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं जानती थी वो मेरी नहीं बल्कि पैसों की इज्जत कर रही हैं। मैं चुपचाप उस पुराने मकान में चली आई। उसका दरवाजा आज भी बंद था। मैंने पास पड़ा पत्थर उठाया और वो जंग आलू ताला तोड़ दिया और अपने हाथ में पकड़ा चिराग एक कोने पर रखा और वहां से जाने लगी। तभी मुझे एक आवाज आई, क्या तुम अपनी तीसरी ख्वाहिश नहीं बताओगी? ये आवाज सुनकर मेरे कदम वहीं थम गए। मैं हजार आवाजों में भी उस आवाज को पहचान सकती थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लग गया। मैंने आहिस्ता से मुड़कर देखा तो मेरे सामने वही नौजवान बैठा था। आज भी दीवार से टेक लगाए वैसे ही मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था। मैं खुद को संभाले आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई और उसके सामने बैठ गई। उसने दोबारा मुझसे वही सवाल किया और कहा, तीसरी ख्वाहिश नहीं करोगी क्या? मुझे यूं लग रहा था मेरे हलक में कांटे चुभ रहे हैं। जिस्म बिल्कुल सुन्न होकर रह गया था। मैं उससे कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। वो दीवार से हटकर थोड़ा मेरे करीब आया और आंखों में झांक कर बोला, कुलसूम, क्या तीसरी ख्वाहिश नहीं करोगी? मेरे मुंह से धीरे से निकला, नहीं, और ये कहकर मैं उठकर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अभी मैंने कदम बाहर नहीं रखा कि एक बार फिर उसकी आवाज ने मेरे कदमों को जकड़ लिया। क्यों नहीं, तीसरी ख्वाहिश क्यों नहीं करोगी? मैंने बिना मुड़े उसे जवाब दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। फिर मैं एक लम्हा भी वहां नहीं रुकी और दरवाजा बंद करके बाहर निकल गई, इस इरादे के साथ कि अब कभी इस मकान में नहीं आऊंगी, ना ही इस चिराग को हासिल करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं जानती थी मेरी आखिरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी आखिरी ख्वाहिश मेरी दादी माँ से मिलने की थी और वो मेरे जिंदा रहते कभी पूरी नहीं हो सकती थी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद है तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।